रोल्स बेस्ड ऑथराइजेशन होती है, इसलिए रोल्स इंपॉर्टेंट है। रोल्स का ज़रूरत क्यों है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। रोल्स की ज़रूरत इसलिए है कि हम ऑथराइज़ करते हैं कुछ चीज़ों को रोल्स के हिसाब से, जो कि तुम्हारा बहुत आसान है। यहाँ पर PHP के अंदर बहुत बड़ी लॉजिक लगानी पड़ती है, यहाँ पर सिर्फ एक एट्रीब्यूट ही होता है। लेकिन सबसे पहला पार्ट होगा कि हमें किस तरीके से, हमारे पास टेबल था रोल्स का, तो सबसे पहला स्टेप होगा कि रोल्स कैसे हम डिफ़ाइन करके हम टेबल के अंदर डालें। तो सबसे पहले टेबल देखते हैं कि टेबल में हमें रोल्स जो बनाने हैं वो कहाँ पर बनाने होंगे, और वो कितने रोल्स हैं वो तुम्हारी स्पेसिफिकेशन बताएगी। जितने रोल्स मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ज़रूरी नहीं है तुम्हारी वेबसाइट में उतने रोल्स बने। तुम्हारे रोल्स अगर 2 रिक्वायर्ड हैं तो 2 ही रिक्वायर्ड होने चाहिए, 2 ही इम्प्लीमेंट होने चाहिए, एडमिन और यूज़र। तो वो अपने हिसाब से तुम बनाओगे रोल्स। तो यहाँ पे हमें क्या देखने की ज़रूरत है, यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि जो हम रोल्स बनाने वाले हैं वो असल में कहाँ आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर टेबल में रजिस्ट्रेशन देखी थी, ये वाली। इसके बाद हमारे पास ये टेबल्स का काम आता है, ये 2 ASP.NET यूज़र रोल्स। तो ये देखो, ये बात की कहानी है। जब रोल्स बन जाएंगे, जब हमारे पास फॉरेन की वाला काम आएगा, तो पहला काम क्या है, पहला काम है कि इस टेबल के अंदर हमारे रोल्स के नाम आने चाहिए। ये 2 चीज़ें ऑटोमेटिकली बनेंगी। ये टेबल के अंदर बिल्ट इन तुम्हारे पास फंक्शनैलिटी है कि नॉर्मलाइज नेम, कंकरेंसी, स्टैम, ये सब खुद बनाता है। सिर्फ तुम्हारे पास तुम्हारा काम होगा मेन कि भाई नेम डिफाइन करो। जैसे अगर एडमिन का रोल है, एम्प्लॉय का रोल है, कंपनी का है, तो वो यहाँ 4 रोल्स बनाएंगे हम। उन 4 रोल्स को हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना। तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी होगी, तो हम यहाँ पर सीक्वेंशियली चलेंगे क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले जो चेंज करना है वो program.cs की फ़ाइल में करना है। program.cs की फ़ाइल में पहली चेंजेस क्या है कि यहाँ ऐड डिफ़ॉल्ट आइडेंटिटी लिखा हुआ है, जो हमें बना के दिया था उसने। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस रोल वाली क्लास को मेंशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड आइडेंटिटी में हमें चेंज करना पड़ेगा इस मेथड को। तो पहला स्टेप तुम्हारा ये वाला। तो यहाँ पर आके हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो पहला स्टेप हम कंप्लीट करते हैं कि यहाँ पर ऐड डिफ़ॉल्ट आइडेंटिटी है, तो मैं सबसे पहली अमेंडमेंट करूँगा यहाँ पर ऐड आइडेंटिटी कॉमा, और रोल्स मैनेजमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पर मैं आइडेंटिटी रोल की क्लास, जो तुम्हें देखो यहाँ पर रिकमेंड कर रहा है क्या है, विच यूजेज अ स्ट्रिंग एज द प्राइमरी की। तो यहाँ पर स्ट्रिंग्स ही बनते हैं प्राइमरी की के लिए, तो डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन है, यहाँ पे इसको तुमने इम्प्लीमेंट करना। उसके साथ साथ तुम्हारे पास क्या एडिशन होगा, यहाँ पर एक मसला आता है कि रजिस्टर तो हो जाएगा। क्या मसला होगा, रजिस्टर कर रहे हो, रजिस्टर होगा यूज़र, लेकिन तुम्हारे पास UI का एरर आएगा। तो वो UI यूज़र इंटरफेस का एरर के लिए तुम्हारे पास एक मेथड जो मिडलवेयर है, ऐड डिफ़ॉल्ट टोकन प्रोवाइडर्स, तो उसको भी क्या करना है तुमने साथ साथ इस सर्विस के अंदर ऐड करना है। तो अगर इसको देख लें तो एड्स द डिफ़ॉल्ट टोकन प्रोवाइडर्स यूज टू जनरेट टोकन्स फॉर रीसेट पासवर्ड, चेंज ईमेल एंड चेंज टेलीफोन नंबर। तो इन सब चीज़ों के लिए तुम क्या कर दोगे, वो जो UI का मसला है वो एरर देगा, वो एरर तुम्हारे पास। तो ये सेटिंग हो गई तुम्हारी। पहली चीज़ रोल्स के लिए तुम्हारे पास ये वाला काम हो गया। अगला स्टेप जो है वो क्या है तुम्हारा, कि रोल्स जो बनाओगे उसके लिए क्लास बना लो, उस क्लास के अंदर कुछ डिफ़ाइन कर दो रोल्स। तो वो कैसे होंगे, वो यहाँ पर हमारे पास, हम इसके अंदर आते हैं और यहाँ पे क्लास को देखते हैं। क्लास के अंदर हमारे पास मॉडल होगा कि हम उस मॉडल के अंदर क्या कर देंगे, उस मॉडल के अंदर कुछ रोल्स डिफाइन। तो अभी हमारा सिर्फ क्या स्टेप है, ये वाला स्टेप है कि हम कुछ रोल्स को यहाँ पर डिफ़ाइन कर देंगे। तो ये आसानी क्या है कि हमारे पास ये तरीका अच्छा है कि हम कहीं पर भी यूटिलाइज़ करना चाहेंगे, हम इस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज़ कर लेंगे, और वो कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि नहीं चेंज होने वाली। तो इसको क्या करना है तुम्हें, कैसे करना होगा, यहाँ पे तुम्हारे पास बनेगी तुम्हारी स्टैटिक क्लास। स्टैटिक क्लास बनाओगे ताकि तुम स्टैटिक डिटेल्स रख सको। तो इस क्लास का जो SD नाम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्टैटिक डिटेल्स, यानी कुछ डिटेल्स रख रहा हूँ मैं रोल से रिलेटेड, और वो क्या है, वो सारी स्टैटिक है, फिक्स्ड। तो फिक्स्ड मतलब है, तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आकर अगला स्टेप होगा कि तुम यहाँ पे ऐड करोगे मॉडल्स। मॉडल में तुम क्लास ऐड कर दोगे, कौन सी, इसको पूरा रख सकते हो, नाम रखने में कोई मसला नहीं है। SD रखो, तुम यहाँ पर स्टैटिक डिटेल रखो, कोई भी नाम हो सकता है क्लास का। सिर्फ यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे स्टैटिक का कीवर्ड ऐड करना है ताकि फिक्स्ड क्लास बन जाए, और यहाँ पे क्या कर देना है,
इस तरीके से तुम्हारे पास प्रॉपर्टीज़ बन जाएंगी। तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग वेरिएबल बन गया कांस्टेंट, ये भी बन गया, इसके अंदर क्या असाइन कर दी वैल्यू। तो देखो यही वैल्यूज़ क्या जाएंगी, ये जो वैल्यूज़ बना रहे हो यही बनेंगी तुम्हारी कहाँ पे, इस नेम के अंदर। और हमने वहाँ सर्विसेज में एक चीज़ देखी थी कि डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिंग बनाता है प्राइमरी की को। प्राइमरी की जो बनेगी वो तुम्हारी क्या होगी, GUID, जो हमने फाइल क्रेड में देखा था। तो वही चीज़ कह रहा था वो आइडेंटिटी रोल के अंदर। तो ये 2 स्टेप्स हो गए। पहला स्टेप हो गया हमने सर्विसेज में चेंजेस करी। दूसरा स्टेप क्या हो गया कि हमने एक क्लास बनाई हमारी इंफॉर्मेशन के लिए, रोल डिफाइन करने के लिए। अगला स्टेप जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा कि रोल्स डिफाइन कहाँ किए जाए। तो उसको डिफाइन करने के लिए तुम क्या होगे, जिस रजिस्टर मॉडल के अंदर कंट्रोलर के अंदर हमने काम किया था, एडिशन की थी, उसी के अंदर आओगे और उसी के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करोगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा कि यहाँ पर तुम क्या करो, यहाँ पर तुम्हारे पास रोल्स के रिलेटेड कोई क्लास अभी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़र है, यहाँ पर यूज़र मैनेजर की क्लास है, तो ये API तुम्हारे पास प्रोवाइड कर रही है। तो इसी तरीके से तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आकर इस रजिस्टर मॉडल के अंदर यहाँ पर सबसे पहला काम है क्या करना होगा, रोल मैनेजर की क्लास, जो रोल्स हैंडलिंग, यानी कि ये ही तुम्हारे पास वो क्लास होगी जिसके अंदर रोल से रिलेटेड सारे पार्ट्स मौजूद हैं। सब इम्प्लीमेंटेशन रोल से रिलेटेड तुम्हारे पास इस क्लास के अंदर रखी है। तो हमारा तरीका क्या होता है, ये सारी चीज़ें कैसी बनी हुई है, ये हम कहाँ करते थे बताओ भाई अब्दुल कादिर। ये ऐसा काम जो है वो हमने कहाँ पे किया था, जो कि ये बना के दे रहा है ऑटोमेटिकली। उबैद, कंट्रोलर में हमने किस चीज़ को करते वक्त, क्रड को करते वक्त कौन सी क्लास को यूज़ करते थे, फील्ड बनाते थे किसकी? हाँ भाई मेन क्लास जो डेटाबेस से ट्रैक कर रही होती है उसी को तो बनाते हैं। शारिक, किसको? मॉडल के अंदर कौन सी वाली जो हम नॉर्मली यूज़ कर रहे थे कॉमनली? DB कॉन्टेक्स्ट की जो क्लास थी उसी को तो हम फील्ड बनाते थे उसकी। और फिर उसके बाद क्या करते थे, उसके कंस्ट्रक्टर में, उस मॉडल के कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने पास किया, फिर उसके अंदर क्या करना होता था, पैरामीटर बना के उसको असाइन करना होता। तो वही तीनों सीक्वेंस यहाँ करने। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ रोल मैनेजर की क्लास, और सर्विसेज में हमने क्या रखा था, हमारे पास आइडेंटिटी रोल। तो इसी को तुमने क्या करना है, इसी को यहाँ पर तुमने ऐड करना है। प्राइवेटली है, प्राइवेट रखने का मकसद क्या है कि सिर्फ इस मॉडल की हद तक क्या हो, इम्प्लीमेंटेशन है, इससे बाहर कहीं नहीं जाना। रोल मैनेजर, तो यहाँ पर देखो इसको अगर डेफिनेशन भी पढ़ लो तो रोल मैनेजर में तुम्हारे पास रिकमेंड क्या कर रहा है, प्रोवाइड्स द APIs फॉर मैनेजिंग रोल्स इन परसिस्टेंस स्टोर। यानी कि API तुम्हें दे रहा है, सारी रोल से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। रिकमेंड कर रहा है ऑटोमेटिकली, इसके अंदर आओगे यहाँ पर भी रिकमेंड कर रहा है, तो तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पर भी बना दिया। तो वो जो 3 लाइंस लिखनी थी वो ऑटोमेटिकली उसने क्या कर दिया, तो मैं इम्प्लीमेंट करके दे दी। तो पहला स्टेप ही हो गया। अच्छा, इसको भी हम कुछ कहते हैं लेकिन इसको अलग से डिस्कस करेंगे, अभी इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं इसको हम। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है वो बाद में देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्या होता है वो भी इम्पॉर्टेंट है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ अब देखो क्या है, हमने क्या समझा था कि ये जो तुम्हारे रेजर पेजेस होते हैं उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर डिफरेंस ही होता है, व्यू का काम भी यहीं पर ही है, मॉडल भी यहीं है, और तीसरी चीज़ कंट्रोलर भी यहीं है। तो तीनों चीज़ें एक जगह मौजूद हैं। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर रोल्स के लिए प्रॉपर्टी बनानी है। हमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ पता है कि किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी प्रॉपर्टी काम आती है। तो वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी बनानी है, वो प्रॉपर्टीज़ तुमने यहाँ पर बनानी है। कौन कौन सी, इसमें देखते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहला जो तुम्हारा डेटा जाएगा रोल का, जो रोल्स होंगे वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे होंगे, वो तुम्हारे पास इस प्रॉपर्टी के थ्रू, और वो स्ट्रिंग में ही होंगे। क्यों है स्ट्रिंग में, कहाँ से पता चल रहा है कि इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है? ये जो प्रॉपर्टी मैं बना रहा हूँ ये स्ट्रिंग क्यों रख रहा हूँ,
गेट और सेट तो ये है प्रॉपर्टी, गेट और सेट करेगी, लेकिन इसकी स्ट्रिंग डेटा टाइप कैसे पता चल रही हो? नहीं, क्योंकि हमने जो मॉडल बनाया है वो मॉडल कैसा, स्टैटिक डिटेल्स डाली है ना, यही तो रोल्स बनेंगे, तो यही स्ट्रिंग है। तो इसलिए क्या कर रहे हो, डेटा जो पास कर रहे हो वो डेटा पास कैसे होगा, वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में ही होना चाहिए। तो ये चीज़ लॉजिकल है आंसर इसका। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला स्टेप कि भाई यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी बनानी है, वो तुम अपने हिसाब से भी रख सकते हो, गेट और सेट। ये प्रॉपर्टी बन गई तुम्हारी, इसलिए अब देखो प्रॉपर्टी बन गई। अब ड्रॉप डाउन की सूरत में होता है रोल्स, तो वो जो ड्रॉप डाउन चाहिए वो कौन सा तुम्हें एट्रीब्यूट प्रोवाइड करेगा, वो एट्रीब्यूट तुम्हारे पास होगा। आई इन्यूमरेबल का मकसद क्या होता है, मतलब क्या होता है, लिस्ट करने के लिए, यानी कि एक से ज़्यादा अगर कुछ चीज़ें हैं तो वो आई इन्यूमरेबल। और ये है क्या, कौन सा इंटरफेस कहलाता है, किस उसमें आता है, किस कैटेगरी में? एरे और इसमें डिफरेंस बताया था। एरे में जो मसला था वो इस टॉपिक में मसला नहीं है। इसी के अंदर जवाब है। कलेक्शंस, कलेक्शन का टॉपिक है, यानी कि एक टाइप से ज़्यादा टाइप्स का डेटा हम क्या कर सकते हैं, कंसिडर करवा सकते हैं, तो वो कलेक्शन में सपोर्टेड होता है। तो उसके लिए तुम क्या कर रहे हो, ये जो रोल लिस्ट बना रहे हो ये किस लिए बना रहे हो, इसकी जो तुमने यहाँ पर क्लास यूज़ करी है वो क्या है, वो ड्रॉप डाउन आइटम के लिए। यहाँ देखो तुम्हारे पास क्या है, रिप्रेजेंट्स एन आइटम इन अ सेलेक्ट लिस्ट। तो ये किसके लिए, यूआई के अंदर जो तुम ड्रॉप डाउन बनाना चाह रहे हो उस ड्रॉप डाउन को कौन सी क्लास सपोर्ट करती है, वो तुम्हारी सिलेक्ट लिस्ट आइटम की क्लास सपोर्ट करती है। और यहाँ पर आगे डिफाइन हुआ है, दिस क्लास इज टिपिकली रेंडर्ड एज एन HTML ऑप्शन एलिमेंट, वही वाली चीज़ आ गई। तो इसके लिए तुम इस क्लास को यूज़ कर रहे हो, और उसको आइटरेट क्यों कर रहे हो, क्योंकि एक से ज़्यादा रोल्स होंगे। तो इस प्रॉपर्टी को तुम्हें इस तरीके से बनाना है। तो अगला स्टेप तुम्हारे पास क्या है कि तुमने यहाँ पर पब्लिक आई इन्यूमरेबल इंटरफेस लेना है, और उसके बाद तुमने यहाँ पर क्या करना है, इसके अंदर सेलेक्ट लिस्ट आइटम रेंडर करने के लिए यूआई में रेंडर हो जाए, तो यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, रेंडरिंग की क्लास से आ रही है, और यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट, और इसकी क्या प्रॉपर्टी बनाओगे, किसी भी नाम से रख सकते हो, रोल्स लिस्ट। ये कर दिया हमने, गेट और सेट। ये तुम्हारे पास कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आ जाती है बात मेन तुम्हारी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ देखो तुम्हारे पास दो फंक्शंस नज़र आ रहे हैं। एक फंक्शन है ऑन गेट एसिंग और एक है ऑन पोस्ट एसिंग। तो इसमें बता सकते हो ये किस लिए काम कर रहा होगा और ये किस लिए कर रहा होगा? क्या गेट करो, लिस्ट गेट नहीं, URL गेट क्यों करोगे भाई? ये पिछली क्लास जिसने ली है उसको समझ में आ सकता है। ये पोस्ट में हमने ये वाली ऐड की थी चीज़ें, क्यों करी थी? और यहाँ पर इसके अंदर ऑन गेट एसिंक है, तो ऑन गेट एसिंक हम क्या दो एट्रीब्यूट लगाते थे, HTTP गेट और HTTP पोस्ट। क्या डिफरेंस होता था? HTTP गेट किस मेथड से पहले लगाते थे, क्या करने के लिए, किस चीज़ को गेट करने के लिए, डब्बा गेट। क्या गेट करना है, डेटा नहीं, व्यू को गेट करने के लिए। व्यू डिस्प्ले होगा एक्शन मेथड से, तो वो अगर HTTP गेट नहीं लगा होगा वो व्यू सपोर्ट नहीं करेगा। और पोस्टिंग में क्या होता है, पोस्टिंग में डेटा सबमिशन की बात होती है, जो डेटा सबमिट कर रहे हो उस व्यू के थ्रू, तो वो ऑन पोस्ट। तो यही चीज़ है यहाँ पर कि ऑन गेट एसिंक में वो जो रजिस्टर का व्यू ओपन हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, वो इस मेथड के थ्रू हो रहा है। और यहाँ पे ऑन पोस्ट एसिंक में वो तुम्हारे पास जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो तुम्हारा पोस्टिंग का काम हो रहा है, जो हमने जैसे रजिस्टर करके देखा था पिछली क्लास में। तो यहाँ पर तुमने जो रोल्स डिफाइन करने हैं वो कहाँ करने हैं, वो यहाँ, क्योंकि हमारा पहला स्टेप है कि हमारे पास क्या होने चाहिए, इसके अंदर आने चाहिए वो रोल। तो वो कैसे होगा,
वो तुम्हारे पास होगा हमारे इम्प्लीमेंटेशन के। अगला स्टेप तुम्हारा होगा कि तुम इस तरीके से रोल्स को डिफाइन करोगे। तो ये तुम्हारी रोल्स डेफिनेशन की पार्ट है। इसको करने से हमारे पास क्या होगा, रोल्स डिफाइन हो जाएंगे। तो वो कैसे होंगे, उसके लिए देखो सबसे पहले कंडीशन समझना ज़रूरी है। यहाँ हमारे पास सब जगह एक एसिंक फंक्शनैलिटी आ रही है। तो एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में क्या डिफरेंस होता है, तो इसको स्लाइड से बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ इसके अंदर और सी शार्प में देख लेते हैं, या तो सी शार्प के अंदर होगा मेरे पास स्लाइड, या फिर ये डॉट नेट के अंदर ही होगा। तो हर जगह जो तुम्हें एसिंक्रोनस और अवेट नज़र आ रहा है, तो वो दोनों काम एक साथ होते हैं। यानी कि एक फंक्शनैलिटी होती है किसी भी लैंग्वेज में सिंक्रोनस होती है, और एक फंक्शनैलिटी होती है तुम्हारे पास एसिंक्रोनस। ये तुम्हारे पास अगर जावास्क्रिप्ट में बात करो तो ब्लॉकिंग स्क्रिप्ट कहलाती है। यानी कि एक फंक्शन, उसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो, अगर इसको स्लाइड को एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पर आकर अगर इसमें देखें तो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या होगा, पहला फंक्शन चल रहा है, फंक्शन कोई भी हो सकता है प्रोसेस में, दूसरा फंक्शन आया, तीसरा आया। ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर फंक्शन 2 को कितना टाइम लग रहा है, फंक्शन 2 को रिसोर्स से वो कुछ ले रहा है, कुछ फैच कर रहा है, उसको कितना टाइम लग रहा है एग्जीक्यूशन में, 2 मिनट। अब वो जब तक फंक्शन 2 नहीं चलेगा तब तक क्या होगा, तुम्हारा कौन सा पेंडिंग स्टेट में होगा, फंक्शन 3। तो ये ब्लॉकिंग है। सिंक्रोनस का मतलब है ब्लॉकिंग स्क्रिप्ट होती है। स्क्रिप्ट यहाँ नहीं कहोगे, सी शार्प के अंदर ब्लॉकिंग फंक्शनैलिटी कह सकते हो कि ये एक फंक्शन अगर जब तक अपनी इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट नहीं कर लेता, वो भले जितना टाइम ले रहा हो, आगे वाले फंक्शन पे तुम नहीं आ सकते, वो तुम्हारी आगे ब्लॉकिंग चलती रहेगी। तो वो ब्लॉकिंग का मतलब ये है कि एक का वेट करता रहेगा फंक्शन। एसिंक्रोनस में क्या होगा, एसिंक्रोनस उल्टा है इसका। तो इसी को इम्प्रूव करते हुए एसिंक्रोनस फंक्शनैलिटी तुम्हारे पास है कि ये तुम्हारे पास रिसोर्स से इंटरनेट से ले रहा हो, भले 2 मिनट लग रहे हो, लेकिन क्या होगा कि ये 2 मिनट अवेट करता रहे। फंक्शन 3 क्या हो जाएगा, अगर उसको कम टाइम चल रहा है, कम टाइम में, तो वो पहले क्या हो जाएगा, पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फ़ायदा एडवांटेजेबल कौन सा है भाई अब्दुल कादिर, एसिंक्रोनस फंक्शनैलिटी एडवांटेजेबल है या सिंक्रोनस? चलो, तो उसका मतलब ध्यान ही नहीं है, पहला वाला नहीं है भाई। सुन क्या रहे थे तुम, यहाँ सिक्वेंशली है ना यहाँ पर। और क्या डिस्कस कर रहा था मैं, फ्लॉ ही तो डिस्कस कर रहा था कि 2 मिनट जब फंक्शन ये ले रहा है या फिर 3 मिनट ले रहा है, तो फंक्शन 2 ही चलता रहेगा, आगे वाले फंक्शंस नहीं चलेंगे। कब तक नहीं चलेंगे, जब तक वो फंक्शन 2 इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो ब्लॉक कर दिया, ब्लॉकिंग हो गया। लेकिन यहाँ पर ब्लॉकिंग नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, ये 2 मिनट लेता रहे। तो वो जो एसिंक और अवेट का काम है, वो अवेट का काम क्या है, एसिंक के साथ जो अवेट है, अवेट यही काम करता है कि हर फंक्शन से पहले जो अवेट लगाते हो, ये जो ऊपर लिखा हुआ है एसिंक और अवेट। एसिंक किस लिए होता है कीवर्ड, एसिंक्रोनस फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और अवेट हर फंक्शन से पहले लगाया जाता है, ताकि अगर वो क्या हो रहा है, वो प्रोसेस ले रहा है, टाइम ले रहा है, तो वो अवेट क्या हो, पेंडिंग में रखा रहे, चलता रहे अपना, और आगे वाला फंक्शन क्या हो जाए, एग्जीक्यूट कर जाए, अगर वो 2 सेकंड में चल रहा है। तो ये तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारी नॉन ब्लॉकिंग कहलाती है, एसिंक्रोनस। तो इसमें इतनी सी चीज़ थी जो डायग्राम के थ्रू तुम्हें अंडरस्टैंड हो गई होगी, आराम से समझ में आ गया होगा। तो इसको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ तुम्हारे पास अब इसमें तुम्हें जवाब मिल गया कि तुम जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो वो एसिंक्रोनस में क्यों है। एसिंक का कीवर्ड नज़र आ रहा है, और तुम्हें यहाँ पर हर इम्प्लीमेंटेशन से पहले जहाँ होना चाहिए वहाँ पे क्या कीवर्ड नज़र आ रहा है, अवेट। यानी कि एसिंक्रोनस फंक्शनैलिटी दोनों को मिला के वर्क होती है, दोनों को मिला के काम होता है, एक के साथ और दूसरा अलग अलग नहीं चल सकता, सही। और सिंक्रोनस क्या है,
जो तुम जैसे कर रहे थे काम वो सिंक्रोनस ही था। जो इसमें तुमने एसिंक नहीं लगाया हुआ इसका मतलब है तुम क्या कर रहे हो, उसको सिंक्रोनसली इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो यहाँ देखो सबसे पहली लॉजिक क्या है, जब हमें एसिंक समझ में आ गया तो ये जो तुम्हारे पास हर मेथड तुम्हें नज़र आएगा ना, तो अब समझ में आ जाएगी बात कि हर मेथड एसिंक क्यों है। एसिंक इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास क्या स्टार्टिंग हो रही है एक्शन मेथड एसिंक को। अब देखो यहाँ पे चेक क्या कर रहे हो, नॉट रोल मैनेजर रोल एग्जिस्ट एसिंक, यानी कि यहाँ पर क्या करना है, किसी एक रोल को चेक कर रहे हो कि वो अगर नहीं बना हुआ तो मैं बोलूँगा कि भाई उस टेबल के अंदर क्या कर दो, इन चारों रोल्स को बना दो। तो वो चेक करना ज़रूरी है। क्यों, उसको समझाने के लिए यहाँ पर जब आओ आइडेंटिटी मैनेजमेंट को ओपन करो तो वो जगह बताऊँगा तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि इस पर क्लिक करोगे तो रोल्स बनेंगे। तो उसको पहले यहाँ पर चलाने देते हैं इसको, फिर उसके बाद देखते हैं कि वो जो यूज़र इंटरफेस आ रहा है ऑन गेट एसिंक पे, तो देखो रोल्स कब बनेंगे, रोल्स बनेंगे इस क्लिक पे। यूआई कैसे मिल रहा है मुझे, रजिस्टर के क्लिक पे। रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर फिर रोल्स आएंगे। अभी क्यों है, अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि यहाँ पर एक और चीज़ बोल रहा है, क्योंकि मैंने आइडेंटिटी रोल की क्लास लगा दी है तो इसको भी हल करना पड़ेगा इस मसले को। IEML सेंडर डमी इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ यूआई मिल रहा है, इस यूआई के मिलने पे हमारे पास क्या बनेंगे, इस टेबल के अंदर रोल्स। तो ये कंडीशन लगाना क्या है, इम्पॉर्टेंट है। कौन सी, ये वाली, रोल मैनेजर रोल एग्जिस्ट एसिंक। एग्जिस्ट का मतलब चेक करना कि आया कि ये रोल बना हुआ है या नहीं। और यहाँ ये क्यों लगा रहे हो, गेट अवेटर, तो एसिंक फंक्शनलिटी है तो उसके साथ किसका इस्तेमाल होता है, अवेट का। तो अवेटर भी साथ से तुम्हारे पास API में इसी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन तुम्हारी मौजूद है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके अंदर हमने कंडीशन बनानी है सबसे ऊपर ऑन गेट एसिंक में। और उसका रीज़न तुम्हें समझ में आ गया ऑन गेट एसिंक में क्यों कर रहे हो। तो हमारे पास देखो हमारी प्रॉपर्टी यही बनी हुई थी, हमारी जो फील्ड बनी हुई है रोल मैनेजर डॉट रोल एग्जिस्ट एसिंक। तो यहाँ पर रोल एग्जिस्ट एसिंक में तुमने ये वाला मेथड लिया गेट्स अ फ्लैग, और इसके अंदर तुमने क्या चेक किया, जो क्लास बनाई है उसके अंदर तुम्हारे पास बहुत सारे, तो आप इसमें से कोई भी ले सकते हो। एम्प्लॉय का रोल लो, एडमिन का रोल लो, कोई भी रोल लो तुम्हारे पास ये आ जाएगा। और इसके अंदर आगे मज़ीद गेट अवेटर एसिंक फंक्शनलिटी और फिर गेट रिजल्ट। तो ये देखो तुम्हारे पास कंडीशन बन गई, और इस कंडीशन का मकसद हमें समझ में आ गया क्यों कर रहे हो उस कंडीशन को। उसके बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप है, अब क्या है तुम्हारी बारी, क्या करना है, क्रिएट करवाना है रोल। तो वो किस मेथड के थ्रू होगा, तुम्हारा क्रिएट एसिंक। सही, तो सिर्फ तुम्हें मेथड की इम्प्लीमेंटेशन पता होनी चाहिए, बाकी देखो पूरा सेम प्रोसेस है। तो इसको करोगे तुम यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अब नॉट नहीं लग रहा, तो नॉट किस लिए नहीं लग रहा, क्योंकि हम चेक नहीं कर रहे कोई चीज़, हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम एक क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मेन क्लास है तुम्हारी आइडेंटिटी रोल की उसको लोगे, और इसके बाद तुम्हारा जो मेन है क्या है, वो है कि कौन सा रोल बनना चाहिए। तो देखो ऊपर जो चेक किया है उसके अलावा 4 ही दोबारा करने तुम्हें, तो पहला तुमने कोई भी दे दिया, और उसके बाद गेट अवेटर, ये शायद हमारे पास गलत हो रहा हो, बाहर आएगा इससे, गेट अवेटर और गेट रिजल्ट। इसी तरीके से तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, सब रोल्स के लिए ये वाली लाइन तुम्हारे पास 4 रोल्स डिफाइन किए हैं। तो 4 रोल्स में हमारे पास हम इसको चेंज कर देंगे डॉट से रोल एम्प्लॉय, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डॉट रोल एडमिन, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डॉट लास्ट रह गया यूज़र कंपनी। देखो यही मैं क्वेश्चन करने वाला था, रोल एडमिन यहाँ किस वजह से लिया हुआ है और यहाँ किस लिए कर रहे हो, यहाँ चेक करने के लिए। यहाँ कोई एक रोल चेक करोगे तो उससे सारे रोल्स का अंदाज़ा हो जाएगा। सही,
तो एग्जिस्ट एसिंक का मतलब है कि तुम यहाँ पे कोई भी रोल चेक कर सकते हो, चाहे वो रोल यूज़र कंपनी हो, रोल एडमिन हो, कोई भी रोल इम्प्लीमेंटेशन से पहले चेक करवा सकते हो और उसके अंदर फिर यहाँ पर रोल क्रिएशन होनी चाहिए। सही, तो ये वाली चीज़ तुम्हारे पास होगी, फर्स्ट स्टेप होगा। और उसके बाद तुमने यहाँ पर चेक करना है रीस्टार्ट करके कि तुम्हारे रोल्स जो हैं वो डिफाइंड हो रहे हैं। तो अब अगर यहाँ पे वो वाला मसला आता है ईमेल सेंडर वाला, तो वो ईमेल सेंडर की क्लास का भी मसला रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करने पे बात कर रहे थे, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो लास्ट इशू है उसको जो रिजॉल्व करना है वो क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पर आई ईमेल सेंडर की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, यानी कि ईमेल वेरिफिकेशन की। तो वो जो पार्ट है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, तुम्हें एक ईमेल सेंडर की क्लास बनानी पड़ेगी जो कि किसको पेरेंट बनाएगी, तुम्हारी आई ईमेल सेंडर इंटरफेस को। तो ये चीज़ तुम्हारे पास, तुम्हें क्लास बनाओगे और तुम्हारी चीज़ तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि इंटरफेस पेरेंट अगर बनता है तो क्या करना पड़ता है उसमें, इंटरफेस को अगर पेरेंट बनाते हो तो क्या होता है, उसके मेथड को यूज़ करना लाजमी होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर तुम्हारे पास होगी। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे तुम बनाओगे ईमेल सेंडर की क्लास। तो सिर्फ क्या मसला है, सिर्फ मसला ये कि वो बोल रहा है इंटरफेस इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कौन सा इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस इम्प्लीमेंट नहीं है। कौन सा, यहाँ पर आके आई ईमेल सेंडर। और इस पे एरर क्यों देगा, क्योंकि इसका मेथड इस क्लास पे इम्प्लीमेंट करना लाजमी है। तो कैसे होगा, इम्प्लीमेंट इंटरफेस, ये हो गया। और यहाँ पर तुम क्या करोगे, यहाँ पर ये जो चीज़ है इसको सिर्फ रिटर्न करवा दोगे फॉर डमी इम्प्लीमेंटेशन रिटर्न टास्क डॉट कंप्लीटेड टास्क। तो यहाँ क्या होगा, इससे ये वेरिफिकेशन हो जाएगी कि भाई हमने ये वाला मेथड भी यूटिलाइज कर दिया और जो भी टास्क तुम कह रहे थे, आई ईमेल सेंडर जो भी इम्प्लीमेंटेशन कह रहा था वो क्या कह रहा था, सेंड ईमेल की, तो वो चीज़ तुम्हारे पास यहाँ इससे इंडिकेट हो जाएगी। तो अब इसको यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद एक और चीज़ है जो सर्विस में ऐड करनी होगी। वो सर्विस में ऐड क्या करनी होगी, यहाँ पर preamp.cs के अंदर ये हमें यहाँ पर सर्विस ऐड करनी है, किसके लिए, जो तुम्हारी IML सेंडर को सपोर्ट करती है। तो ऐड रेजर पेजेस से नीचे तुम्हें ये वाली सर्विस यहाँ इम्प्लीमेंट करनी है। तो मैं यहाँ पे आके preamp.cs के अंदर यहाँ पे builder.services.add singleton और इसके अंदर तुम्हारे पास आई ईमेल सेंडर और क्लास जो है उसको मेंशन करो। तो ये दो चीज़ें तुम्हारे पास आ गई और इस तरीके से तुम्हारे पास ये पूरा तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। सही, अब इसको चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो ईमेल सेंडर की इम्प्लीमेंटेशन का एरर था वो यहाँ रिजॉल्व हो गया और टेबल के अंदर रोल्स क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक किया, रजिस्टर पे क्लिक करके अब देखो रिस्पॉन्स सही आ रहा है। इसका मतलब है कौन सा मेथड चला हुआ अभी, वहाँ रजिस्टर के मॉडल के अंदर से कंट्रोलर की लॉजिक में से कौन सा मेथड चला होगा, मेरे घर से कहाँ से, यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे कौन सा मेथड चला होगा, ऑन गेट एसिंक वाला। ये अब हमें ये चेक करना है कि हमारे टेबल के अंदर रोल्स एग्जिस्टेंस चेक करके वो क्रिएट करे या नहीं किए। तो यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको ASP नेट रोल्स को रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ देखता हूँ। तो यहाँ पर देखो तुम्हारे पास रोल्स क्रिएशन की जो API थी उसके थ्रू तुम्हारे पास क्या हो गया, रोल्स क्रिएट हो गए। अब वो देखो जो तुम्हारी क्लास के अंदर नाम है वही यहाँ जाएंगे स्ट्रिंग। और वो बोल रहा था डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्राइमरी की स्ट्रिंग होती है, तो वो स्ट्रिंग ये है GUID। ये कॉन्सेप्ट हमने फाइल क्रेड में देखा था GUID का। उसमें ये क्या करता था, अटैच करने के लिए हम बनाते थे फाइल के नेम से पहले, तो वो इसलिए करते थे। तो ये इसने मेंशन किया हुआ था आइडेंटिटी रोल की क्लास में। तो वो ये वाली चीज़, और ये दो चीज़ें मैंने क्या कही थी, नॉर्मलाइज नेम खुद बनाता है, वो सिर्फ क्या कर रहा है, इस नेम को कैपिटलाइज कर रहा है। तो ये डेटाबेस ऑफिशियल जो होता है उसमें इम्प्लीमेंटेशन ये रिक्वायर्ड होती है
कि नॉर्मलाइज नेम होना चाहिए और कंकरेंसी स्टैम्प होना चाहिए। तो वो चीज़ तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी एपीआई सब चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। तुम्हें सिर्फ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन पता होनी चाहिए, कहाँ पे कुछ मुझे कौन सा काम किस तरीके से करना है, तो इसको कर लो इम्प्लीमेंट। पहला स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। पहले सर्विसेज का काम कर लो सारा, फिर क्लास बना लो दोनों, ईमेल सेंडर वाली और एसडी वाली, ये दोनों करो पहले काम, फिर उसके बाद उस पर आना दूसरा। एक तो एक क्लास में आधे बच्चे आ रहे हैं, क्लास में आधे आ रहे हैं, पता नहीं। आधे आधा काम करके जाते हैं, फिर इसके आगे आते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन टेम्पलेट दे रहा हूँ, एक बंदा डॉक्यूमेंटेशन को पूरा बनाता रहे, सारी चीज़ें टास्क देखता रहे, कौन कौन सा टास्क इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसको साथ साथ हाथ के हाथ डालता रहे। रोज़ाना मैं देखूंगा डॉक्यूमेंटेशन। तुम लोगों का तो कोई मॉडलर का मैसेज नहीं आया ना? अरे आगे वाला करवाना है। तुम्हारी शॉप की टाइमिंग क्या है? शॉप की टाइमिंग वही चल रही? थोड़ी कम करती जा, क्लास से पहले बंद कर दो। हाँ, अवतार से पहले बंद करेगी। और खुलती कब है? सही अवतार से पहले पूरी मार्केट बंद हो जाती है।